हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 to 5 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में। जो सीआरपीसी है उसके सेक्शन 1 से लेकर 5 तक आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली जो है सेक्शंस पर ना जाते हुए, सेक्शन 1 पर ना जाते हुए हम सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन से आपको ये समझ आ जाएगा कि सीआरपीसी एक्चुअल में है क्या, थोड़े से जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर आता है सीआरपीसी से रिलेटेड वो है कि इट इज़ ए प्रोसीजरल लॉ। कि जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, नाम से ही पता चल रहा है प्रोसीजर बीच में आ रहा है। यहाँ पर जो ये लाइन आती है कहती है कि इट इज़ ए प्रोसीजरल लॉ। तो प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, दो टाइप्स हैं लॉ के। फर्स्ट इज सब्सटेंटिव लॉ एंड सेकेंड इज प्रोसीजरल लॉ। तो फर्स्ट जो है सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो डिफाइन करता है राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़। जो राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ लॉ के द्वारा एनफोर्स्ड होती है उनको जो है सब्सटेंटिव लॉ डिफाइन करता है। सब्सटेंटिव लॉ के एग्जांपल्स हैं इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। ये जो है सब्सटेंटिव लॉ के एग्जांपल्स हैं। तो इनमें जो मान लीजिए जो इंडियन पीनल कोड है, पर्सन्स के राइट लिखे हुए हैं, ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, ऑब्लिगेशन लिखी हुई हैं। जैसे कि इंडियन पीनल कोड का मैं एग्जांपल देता हूँ, सेक्शन 96 से लेकर 106 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बोला गया है। तो वहाँ पर राइट के बारे में बता रखा है। या फिर जो ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं इंडियन पीनल कोड में, मर्डर हो गया, रेप हो गया, चोरी हो गया, तो ये सब ऑफेंसेस क्या बताते हैं? ये सब ऑफेंसेस जो हैं लायबिलिटीज़ बताते हैं कि अगर किसी ने ऑफेंसेस कमिट कर दिए तो उस पर्सन की वहाँ पर लायबिलिटी हो जाएगी, उस पर्सन की वहाँ पर पनिशमेंट हो जाएगी। तो जो राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ होती हैं वो डिफाइन होती हैं सब्सटेंटिव लॉ में। एंड प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? Laws which has been designed to look after the process of administration and enforcement of substantive law। जो लॉ सब्सटेंटिव लॉ की प्रोसेस को देखने के लिए, जो सब्सटेंटिव लॉ है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसको एनफोर्स करवाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो प्रोसीजरल लॉ होता है। हमारे पास इंडिया में सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है, हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट भी प्रोसीजरल लॉ है, एंड लिमिटेशन एक्ट भी प्रोसीजरल लॉ है। तो ये जो प्रोसीजरल लॉ हैं ये जो बनाए जाते हैं, ये डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ये जो सब्सटेंटिव लॉज हैं उनमें जो राइट, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशन डिफाइन है उनको एनफोर्स करवा सकें। एंड जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट के बारे में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये भी हमारा प्रोसीजरल लॉ है। कैसे प्रोसीजरल लॉ है? मान लीजिए आईपीसी में कोई भी पर्सन, आईपीसी में दिया हुआ कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, मान लीजिए चोरी करता है, रेप करता है, फिर मर्डर करता है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा? उस ऑफेंस कमिट करने के बाद प्रोसीजर क्या होगा वहाँ पर, वो जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है। मान लीजिए किसी ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, किसी ने अपराध कर दिया, चोरी कर दी कहीं पर, तो जो थेफ्ट है वो एक ऑफेंस है। अब किसी ने थेफ्ट कमिट कर दिया है, उस थेफ्ट कमिट करने के बाद क्या होगा वहाँ पर प्रोसेस? जिसने वो ऑफेंस कमिट करा है उसको सज़ा कैसे मिलेगी? वहाँ पर उस ऑफेंस में एफआईआर दर्ज होगी या फिर नहीं होगी? एफआईआर के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा? आगे मजिस्ट्रेट के पास कैसे जाएगी वो चीज़ें? या फिर जो है उस पर्सन का जिसने ऑफेंस करा है उसका आगे ट्रायल कैसे चलेगा? वहाँ पे पुलिस के पास क्या पावर रहेगी? कौन से कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा? ये सब पॉइंट्स जो हैं, इन सब पॉइंट्स में जो है सीआरपीसी डील करता है। ये सब पॉइंट्स सीआरपीसी बताता है हमको। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्टेट्स दैट व्हाट विल बी द प्रोसीजर इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी गिवन इन सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉज। तो हमने यहाँ पर सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ समझा। जो मेन कंटेंट्स हैं सीआरपीसी के कि इसमें क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। देखिए इसमें हम क्लासेस एंड पावर्स ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के, कितने टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं। अरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अरेस्ट करना होता है, बिना वारंट के कब अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है। और जो है हम इसमें एफआईआर का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ ए ट्रायल रन्स, कैसे एक ट्रायल चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एविडेंस कैसे कलेक्शन होता है एविडेंस का, उनके बारे में पढ़ेंगे। बेल के जो प्रोविज़न होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो मेन कंटेंट्स हैं आपको सभी नहीं बताया मैंने, सीआरपीसी के यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो अब हम आते हैं सेक्शन 1 पर।
सेक्शन 1 पर जाने से पहले एक और एडिशनल मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे वहाँ पर जो फर्स्ट पेज होगा CRPC का, उसमें सेक्शन 1 आप देखेंगे। सेक्शन 1 से ऊपर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 लिख रखा होगा। मैं आपको यहाँ पर पिक्चर के जरिए शो कर देता हूँ। वहाँ पर दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 लिख रखा है, उसके नीचे लिख रखा है 2 ऑफ 1974। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो 1974 है, 1974 है, उसका ये दूसरा एक्ट है। जो CRPC है 1974 का दूसरा एक्ट था। एंड इसके साइड में एक डेट लिख रखी है 25 जनवरी 1974। ये डेट क्या शो करती है? ये डेट बताती है कि इस डेट को प्रेसिडेंट ने CRPC को असेंट दी थी, मतलब कि कंफर्मेशन दी थी। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था, वैसे तो लगभग आपको सबको पता होगा, पर जिसको नहीं पता उसके लिए ये काम की हो सकती है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 1 पर, जो कि बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल मतलब क्या इसका टाइटल होगा, सेकंड एक्सटेंट कहाँ तक ये फैलेगा, एंड कमेंसमेंट कब इसकी शुरुआत होगी। तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 1, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इस एक्ट को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बोला जाएगा। ठीक है। अब सब सेक्शन 2, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। यहाँ पर किसी के बेयर एक्ट में लिख रखा होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एट प्रेजेंट जो हमारा CRPC है वो जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होने लग गया है, तो उसको काट दीजिएगा आप। अब ये जम्मू कश्मीर के स्टेट पर भी अप्लाई होता है। तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया गया है कि जो प्रोविज़न है इस कोड के, वो अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 एंड 11, जो प्रोविज़न है इस कोड के चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़कर शेल नॉट अप्लाई। वो कहाँ अप्लाई नहीं होंगे? टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, नागालैंड की स्टेट में, एंड ट्राइबल एरियाज में। तो चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़कर जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं, बाकी सारे प्रोविज़न है IPC के, वो स्टेट ऑफ जो नागालैंड का स्टेट है वहाँ अप्लाई नहीं होंगे, एंड ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होंगे। बट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस। पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट? नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जो ट्राइबल एरियाज बताए हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अप्लाई करवा सकती है कोई भी प्रोविज़न स्टेट ऑफ नागालैंड में या फिर ट्राइबल एरियाज में, एंड वो जो पूरे पार्ट में भी अप्लाई करवाए जा सकते हैं, होल और पार्ट ऑफ द स्टेट, या फिर किसी पार्ट पे भी अप्लाई करवाए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एज द केस मे बी विद सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंटल मॉडिफिकेशन। एंड वो जो मॉडिफिकेशन है स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ भी अप्लाई करवा सकती है। तो 3 ही चैप्टर अप्लाई होते हैं नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। और कोई जो है चैप्टर्स, अगर और कोई प्रोविज़न अप्लाई करवाने हैं तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करवा सकती है, एंड वो स्टेट गवर्नमेंट जो है मॉडिफिकेशंस के साथ भी अदर प्रोविजंस अप्लाई करवा सकती है। आगे एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन दिस सेक्शन। यहाँ पर ट्राइबल एरियाज का मतलब बताया हुआ है। तो ट्राइबल एरियाज कौन कौन से हैं? जहाँ पर स्टेट ऑफ नागालैंड लिख दिया, एंड 2 ट्राइबल एरियाज। तो ये ट्राइबल एरियाज कौन कौन से हैं? ट्राइबल एरियाज वो हैं जो 21 जनवरी 1972 से पहले ट्राइबल एरियाज ऑफ असम में इंक्लूड कर दिए गए थे, एंड जो कि 6 शेड्यूल के पैराग्राफ 20 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल है उसके पैराग्राफ 20 में बताए गए हैं, वो जो है ट्राइबल एरियाज होंगे। अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, एंड जो म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग के लोकल लिमिट्स में वो नहीं होंगे। बस जो ट्राइबल एरियाज जो पैराग्राफ 20 के 6 शेड्यूल में दिए गए हैं, वो कौन कौन से ट्राइबल एरियाज हैं वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ लोगों के मन में से डाउट आ जाता है, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये आप लिख सकते हैं इनको। ये जो है असम के ट्राइबल एरियाज हैं। तो इन ट्राइबल एरियाज के यहाँ पर बात हो रही है। 3rd सबसेक्शन कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल 1974। तो कमेंसमेंट कब होगा CRPC का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का? 1st डे ऑफ अप्रैल 1974। 1 अप्रैल 1974 को ये कमेंट्स हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी इसकी। अब ठीक है, यहाँ पर एक बात आती है कि इन ट्राइबल एरियाज या फिर नागालैंड पे क्यों अप्लाई नहीं होते CRPC के रूल्स? बिकॉज ये जो CRPC के रूल्स हैं कुछ एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं। इन टेरिटरीज में अपने सिंपल रूल्स हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, एंड यहाँ पर यही रूल्स, इनके सिंपल रूल्स जो हैं अप्लाई होते हैं। तो सेक्शन हमारा 1 हुआ। सेकंड हम आते हैं सेक्शन जो कि डेफिनेशन के बारे में बात करता है। तो डेफिनेशन जैसे कि मैंने पहले बताया,
प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशियल सर्विस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बेलेबल ऑफेंस किस में दिया हुआ है या फिर कंप्लेंट किस में दिया हुआ है। यूँ करके जो इसमें डेफिनेशन दी गई है अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए उसकी, एंड अच्छे से आपको याद भी होनी चाहिए। फर्स्ट जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज ए, बेलेबल ऑफेंस। तो व्हाट इज़ बेलेबल ऑफेंस? तो इसमें बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों की डेफिनेशन दी गई है। तो इन जनरल हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें बेल मिल जाती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें बेल नहीं मिलती। पर यहाँ पर लॉ की जो डेफिनेशन है वो अलग है, उसी तरीके हमको याद करना पड़ेगा। तो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो ऑफेंस सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल जिसको लिखा गया है वो बेलेबल ऑफेंस होगा, या फिर किसी और लॉ में जो कि इस टाइम पर चल रहा है वहाँ पर उसको बेलेबल लिखा गया है तो वो बेलेबल ऑफेंस कहलाया जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल जो सीआरपीसी का है, आप अपने बैरेक्ट के पीछे जाएंगे तो आपको दो शेड्यूल मिलेंगे। शेड्यूल 1 जिसमें सारे ऑफेंसेस बताए गए हैं जो कि आईपीसी में डिफाइंड है, उसमें आपको ये भी लिखा मिलेगा कि बेलेबल ऑफेंस है या फिर नॉन बेलेबल है। उसमें आपको ये भी लिखा मिलेगा कि इसको कौन सी कोर्ट ट्राई कर सकती है, कौन सा मजिस्ट्रेट इस ऑफेंस को देख सकता है। ये भी लिखा मिलेगा कि ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है। तो बेलेबल ऑफेंस तो वो होगा जिसको फर्स्ट शेड्यूल या फिर किसी और लॉ में बेलेबल बोल दिया गया। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होगा? इसके अलावा जो ऑफेंस होगा वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। ठीक है जी। अब आते हैं क्लॉज बी पर जो कि चार्ज के बारे में बताता है। चार्ज की डेफिनेशन नहीं बताई, चार्ज के बारे में बताता है, डेफिनेशन नहीं बता रखी। तो वैसे हम चार्ज जो है चैप्टर 17 में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 211 से लेकर 224 तक चार्ज से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। यहाँ पर चार्ज को क्या बोला गया है? चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। इसका मतलब है कि कई सारे अगर चार्ज हैं तो उनका एक हेड जो बनता है उसको भी चार्ज ही बोलेंगे। मतलब कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उस पर एक चार्ज लगे या फिर कई चार्ज लगे, कई सारे चार्ज लग जाएं, तो जो कई सारे चार्ज हैं उनको मिला के जो हेड बनता है वो भी चार्ज ही कहलाएगा, वो हेड भी चार्ज ही माना जाएगा। इसको एक एग्जांपल से, एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लीजिए ए जो है बी के घर में घुस जाता है एंड ए जो है बी के घर में घुस के वहाँ पर कई सारे ऑफेंस कमिट कर देता है। ए जो है बी के घर में घुस के चोरी कर लेता है और बी को हर्ट कर देता है, बी को चोट पहुँचा देता है, वहाँ पर मिसचीफ करता है। ए जो है वहाँ पर बी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफेंस कर देता है, 3 ऑफेंस कर देता है। तो ए पर जो है 3 चार्ज लग जाएंगे यहाँ पर, थेफ्ट का चार्ज, हर्ट का चार्ज एंड मिसचीफ का चार्ज। तो अगर हम इन 3 चार्ज को कंबाइन करें तो एक हेड ऑफ चार्ज बन जाएगा। ठीक है, एंड उस हेड ऑफ चार्ज को भी हम चार्ज ही बोलेंगे। यही जो है इसका क्लॉज बी बोल रहा है। आगे जो है क्लॉज सी जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस दोनों के बारे में बताता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस क्या होता है? जिसमें एक पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डेंस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो बिना वारंट के जिस केस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलेंगे। एंड यहाँ पर लिखा है इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तो हम वही जो फर्स्ट शेड्यूल है सीआरपीसी का वो देखेंगे। वहाँ पर ऑफेंसेस के बारे में लिख रखा है कि कौन सा ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल होगा एंड कौन सा ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो थेफ्ट होता है, जो चोरी होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जो रेप होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जो मर्डर होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एंड जो हाउस ट्रेसपास होता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में लिख रखा है कि कौन सा जो ऑफेंस है कॉग्निजेबल है। आईपीसी में जो ऑफेंसेस दे रखे हैं उनके बारे में भी लिख रखा है, एंड जो अदर लॉ हैं उनके बारे में भी लिख रखा है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई होगा तो उसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। एंड इन्हीं में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी डेफिनेशन दी गई है। जो क्लॉज एल है उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बता रखा है। उसमें जो है अपोजिट बात लिख रखी है कि जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, तो हमारा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होया। सो नेक्स्ट जो क्लॉज है क्लॉज डी, वो किस बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन made orally or in writing to a magistrate with a view to taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense.
कि कंप्लेंट क्या होती है, एक एलिगेशन जो कि इन ऑरल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। वो मजिस्ट्रेट को वो एलिगेशन दी जाती है, किस लिए दी जाती है कि मजिस्ट्रेट जो है एक्शन ले, किसके खिलाफ एक्शन ले, एक ऐसे पर्सन के खिलाफ एक्शन ले जिसने ऑफेंस कमिट करा है, चाहे वो पर्सन नॉन हो या फिर अननोन हो। मतलब जो कंप्लेंट कर रहा है उसको बेशक पता ना हो वहाँ पर कि सामने जिसने ऑफेंस करा है वो पर्सन कौन है, वो नॉन भी हो सकता है उसका या फिर अननोन भी हो सकता है। तो दोनों ही केस में सामने जो मजिस्ट्रेट हैं उनको कंप्लेंट की जा सकती है कि किसी नॉन या फिर अननोन पर्सन ने ऑफेंस कमिट करा है एंड आप एक्शन लीजिए। एंड वो जो एलिगेशन है वो ऑरल और राइटिंग दोनों तरीके से दी जा सकती है मजिस्ट्रेट को। आगे एक लाइन लिख रखी है, बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। तो इस लाइन पे मैं बाद में आऊँगा, पहले आपको कुछ बातें समझनी ज़रूरी है यहाँ पर जो पेरेक्ट में अभी नहीं दे रखी, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो इस क्लॉज में भी आपको हेल्प करेंगे एंड आगे जो क्लॉजेज आ रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प करेंगे अगर ये पॉइंट्स आपने समझ लिए तो। जब भी किसी के साथ ऑफेंस होता है, मान लीजिए आप हैं, आपके साथ कोई ऑफेंस हो गया, तो आपके पास वहाँ पर दो रेमेडीज़ होंगी। आप एक तो FIR वहाँ पर करवा सकते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि पुलिस को करवाई जाती है। एंड दूसरा आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट किसको करेंगे, अभी हमने इसमें पढ़ा कि कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को की जाती है। इस व्यू से की जाती है जो कंप्लेंट है कि मजिस्ट्रेट जो है उस ऑफेंस पर एक्शन ले। वो ऑरली भी दी जा सकती है कंप्लेंट और इन राइटिंग भी दी जा सकती है। तो दो रेमेडी होती है, FIR और कंप्लेंट, ठीक है। यहाँ जो FIR है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में लॉन्च करवाई जा सकती है। मतलब FIR जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस अभी हमने पढ़ा ऊपर, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तभी आप FIR करवा सकते हैं। सेक्शन 154 आप पढ़ेंगे तो उसमें पहली लाइन यही लिख रखी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR हो सकती है। पर जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों केसेस में की जा सकती है। ठीक है, हमको ये दोनों चीज़ें समझ आई। अब आगे इससे हमको क्या पता चला कि मान लीजिए आपके साथ कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, तब आप क्या करेंगे? तब आप FIR करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते आप, क्योंकि FIR तो है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। तब आप क्या करेंगे? तब आप कंप्लेंट करवाएंगे, तब आप कंप्लेंट करेंगे मजिस्ट्रेट को। कैसे करेंगे? ऑरल, राइटिंग, ये सब हमने पहले इसमें डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि किसी पर्सन के साथ, मान लीजिए आपके साथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में एंड वहाँ पर आप बता देंगे कि ये ऑफेंस हुआ है मेरे साथ। तो पुलिस ऑफिसर देख लेगा कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर FIR तो लिख नहीं सकता, बिकॉज कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही लिखी जा सकती है FIR। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आप बताएंगे तो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर क्या करेगा? सेक्शन 155 CRPC में प्रोविजंस दिए हुए हैं। पुलिस ऑफिसर जो है एक बुक में वो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेगा जो भी आप उसको बताएंगे, एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन एक बुक में लिख के आगे फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट को, रेफ़र कर देगा वो जो इन्फॉर्मेशन है आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड जो पुलिस ऑफिसर को बता रहे हैं, वो आगे रेफ़र कर देगा मजिस्ट्रेट को। तो आ जाके ये कह लीजिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है अगर, तो मजिस्ट्रेट को ही जाएगी पहले इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि हाँ कोई केस बन रहा है, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे देगा पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का। मेन डिफरेंस ही यहाँ पर आ गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो जो पुलिस है वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के स्टार्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 156 CRPC। पर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आप क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे या फिर पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आगे रेफ़र करेगी मजिस्ट्रेट को। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट नहीं होती। तो ये जो है हमने थोड़ा सा बेसिक्स समझा। एंड जो ये लाइन लिख रखी है इस क्लॉज D कंप्लेंट के लास्ट में, बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट, कि कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। इसका मतलब अब समझाता हूँ मैं कि जो कंप्लेंट है वो हमने समझ लिया मजिस्ट्रेट को की जाती है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट वो होती है जब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है। उस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो पुलिस है वो एक रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट बोला जाता है, जो कि सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के अंडर मजिस्ट्रेट को आगे फॉरवर्ड की जाती है। तो कंप्लेंट में जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। अब आगे इसी क्लॉज में, कंप्लेंट के क्लॉज में इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो इंटरेस्टिंग है। ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर अगर उस केस में कोई रिपोर्ट बनाता है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस केस में ये पता चलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था,
ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था। मतलब आप गए, मान लीजिए FIR दर्ज करवा दी आपने, पर वहाँ पुलिस ऑफिसर को बाद में पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि आपने जिस ऑफेंस के लिए FIR करवाई थी वो तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। फिर क्या होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि FIR जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में करवाई जा सकती है सिर्फ, तो उस केस में क्या होगा, जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने बना दी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो वो जो रिपोर्ट बनाई गई है शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेंट, उसको कंप्लेंट मान लिया जाएगा। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लेनेंट, एंड जिस ऑफिसर ने वो रिपोर्ट बनाई है उसको कंप्लेनेंट बोला जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज ई, जो कि हाई कोर्ट के बारे में बताता है। ये कहता है कि हाई कोर्ट मीन्स, 3 पॉइंट्स बताता है हाई कोर्ट का क्या मतलब है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एक स्टेट में हाई कोर्ट का मतलब है उस स्टेट का हाई कोर्ट। सिंपल बात है कि गुजरात अगर स्टेट है उसका जो हाई कोर्ट होगा गुजरात हाई कोर्ट, तो वही उसका हाई कोर्ट होगा। झारखंड स्टेट है उसका जो हाई कोर्ट है झारखंड हाई कोर्ट, वो उसका हाई कोर्ट होगा। बी पॉइंट कहता है कि हाई कोर्ट इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट क्या होगा, जिस स्टेट की हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन एक्सटेंड की गई है उस यूनियन टेरिटरी तक, तो वो उस यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट मान लिया जाएगा। जैसे कि चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, एंड जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड की गई है, तो चंडीगढ़ का भी जो हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट जो है वो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अदर जो यूनियन टेरिटरी, इससे जो सेकंड पॉइंट में बताई गई है उससे अलग जो यूनियन टेरिटरी है, उस यूनियन टेरिटरी में जो हाईएस्ट कोर्ट होगा क्रिमिनल अपील के लिए अदर देन सुप्रीम कोर्ट, वही उसका हाई कोर्ट होगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिल्ली में जो हाईएस्ट कोर्ट है क्रिमिनल अपील के लिए वो दिल्ली का हाई कोर्ट है, एंड वही जो है दिल्ली का हाई कोर्ट माना जाता है। तो ये ई क्लॉज हुआ। एफ जो है इंडिया के बारे में बात करता है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी टू विच कोर्ट एक्सटेंड, जहाँ तक ये कोर्ट एक्सटेंड होता है वो इंडिया के अंदर आता है। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर भी इंडिया की डेफिनेशन के अंदर आएगा, पर जो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया ऑफ असम जो हमने सेक्शन 1 में डिस्कस करे वो जो है CRPC के अकॉर्डिंग इंडिया के अंडर नहीं आएगा। क्लॉज जी जो है वो इंक्वायरी के बारे में बात करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये क्लॉज है। तो इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इंक्वायरी का मतलब होता है हर एक इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल को छोड़ के जो भी इंक्वायरी है वो इंक्वायरी कहलाएगी, जो कि कौन कंडक्ट करवाता है, या तो मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट मतलब कि जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज पर्सन है वो कोर्ट में आएगा। तो ट्रायल को छोड़कर जो भी इंक्वायरी कंडक्ट करवाई जाती है वो इंक्वायरी में आएगी। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल भी मजिस्ट्रेट ही कंडक्ट करवाता है, पर ट्रायल और इंक्वायरी में डिफरेंस होता है। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल आप जनरल समझ लीजिए, वैसे डिफाइन नहीं किया हुआ CRPC में। ट्रायल होता है जो स्टेप्स होते हैं किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में। सेक्शन 225 से 259 जब आप पढ़ेंगे उसमें ट्रायल बाय डिफरेंट मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात की गई है। तो जो डिफरेंट स्टेप होते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में वही ट्रायल होते हैं। तो इंक्वायरी के अंदर जो है ट्रायल नहीं आएगा। एंड इसके अलावा जो इंक्वायरी होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि प्राइमा फेसाई ये देखना कि कोई मैटर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, कोई केस बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप कंप्लेंट करवाते हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो वहाँ पर इंक्वायरी होगी। मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी करेगा, पूछताछ करेगा ये देखने के लिए कि प्राइमा फेसाई मैटर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। जो भी कंप्लेंट लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पर उससे पूछताछ करेगा मजिस्ट्रेट, या फिर एविडेंसेस हैं उनसे पूछताछ करेगा ये देखने के लिए कि प्राइमा फेसाई मैटर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। वो एक इंक्वायरी का जो एग्जांपल है। आगे है क्लॉज एच जो कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन में हर वो प्रोसीडिंग इंक्लूड होती है जिसका पर्पस क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सबूत इकट्ठे करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग चलाई जाती है इस कोड में वो इन्वेस्टिगेशन होती है। एंड वो कौन कंडक्ट करता है जो इन्वेस्टिगेशन है, या तो पुलिस ऑफिसर या फिर एक पर्सन जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। जब भी कोई FIR दर्ज करवाएगा तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो पुलिस के द्वारा वो इन्वेस्टिगेशन का ही होता है।
या फिर मजिस्ट्रेट भी किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है। जब कंप्लेंट आती है तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर करता है या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज कोई पर्सन करता है। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज आई, जिसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात की गई है। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ऑथ। जिस प्रोसीडिंग में एविडेंस जो है ऑथ पर लिए जाते हैं। ऑथ क्या होती है? शपथ पर लिए जाते हैं। जो कोर्ट्स में बोला जाता है आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट वट एवर आई शेल स्टेट शेल बी ट्रुथ। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं बोली, जो ये स्टेटमेंट बोली जाती है, इस स्टेटमेंट को बुलवा कर जो एविडेंस लिए जाते हैं एंड जिस प्रोसीडिंग में ये एविडेंस लिए जाते हैं उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज जे, जो कि लोकल जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। लोकल जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट। जो कोर्ट है या फिर मजिस्ट्रेट है उसकी पावर कहाँ तक एक्सटेंड होती है वो लोकल जुरिसडिक्शन होता है उसका। मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर। जहाँ पर वो जो कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट है अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है इस कोर्ट के अंदर, वो उसका लोकल जुरिसडिक्शन कहलाया जाता है, वो उसका लोकल जुरिसडिक्शन कहा जाता है। एंड जो लोकल एरिया, बेशक वो होल स्टेट हो या फिर पार्ट ऑफ स्टेट हो, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया हो कि ये लोकल जुरिसडिक्शन होगा इस कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट का, वो भी लोकल जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। आगे है क्लॉज के, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया हिंदी में जिसको महानगर बोलते हैं, तो किसको जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला जाता है? जो सेक्शन 8 के अंडर CRPC सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया की डेफिनेशन बताई गई है। सेक्शन 8 में ये बोला गया कि जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऊपर हो जाए वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। आगे है क्लॉज एल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जहाँ पर बिना वारंट के कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल वो जहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। आगे क्लॉज एम, जो कि नोटिफिकेशन के बारे में बात करता है। नोटिफिकेशन क्या होता है? जो नोटिफिकेशन पब्लिश होता है ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफिकेशन कहलाया जाता है। आगे क्लॉज एन, जो कि ऑफेंस के बारे में बात करता है। ऑफेंस का क्या मतलब होता है? कोई एक्ट या फिर ओमिशन। एक्ट मतलब कि कोई कार्य करना एंड ओमिशन मतलब कि कोई ऐसा कार्य ना करना जिसको करने की किसी पर्सन की ड्यूटी बनती है। तो जिस एक्ट या फिर ओमिशन की लॉ के द्वारा पनिशमेंट बताई गई है वो ऑफेंस होता है। जो लॉ इस टाइम फोर्स में है वो अगर किसी एक्ट या फिर ओमिशन की पनिशमेंट बता दे तो वो एक्ट या फिर ओमिशन जो है ऑफेंस होता है। एंड ऑफेंस उसको भी बोला जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, जिसके अंडर कंप्लेंट की जा सकती है सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंडर। नेक्स्ट जो है क्लॉज ओ, जो की बात करता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के बारे में। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन जनरल क्या होता है कि जो पर्सन उस पुलिस स्टेशन के चार्ज में है उसको ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बोलते हैं। पर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसको ही बोलते हैं व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, जहाँ पर जो उस पुलिस स्टेशन के चार्ज में जो पर्सन था वो एब्सेंट है। किस लिए एब्सेंट है? बिकॉज इलनेस है या फिर कोई और बात हो गई है जिसकी वजह से वो जो ऑफिसर उस पुलिस स्टेशन के चार्ज में था वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर पा रहा, वो अपनी ड्यूटी जो है नहीं निभा सकता। तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो एब्सेंट है, तो वहाँ पर कौन होगा? वहाँ पर कौन होगा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। वहाँ पर कौन होगा? द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट स्टेशन हाउस, जो स्टेशन हाउस पे प्रेजेंट होगा एंड जो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर होगा उसको वहाँ पर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बोला जाएगा। या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है डायरेक्ट करेगी जिस पर्सन को, उसको बोला जाएगा वहाँ पर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्लॉज पी, जो कि प्लेस के बारे में बात करता है। प्लेस में क्या क्या आएगा? हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वैसल मतलब कि जो बोट होती है या फिर जो शिप होती है, ये सारी चीज़ें प्लेस के अंदर आएंगी। नेक्स्ट क्लॉज क्याऊ, जो कि प्लीडर के बारे में बात करता है। तो प्लीडर कौन पर्सन होता है? प्लीडर वो पर्सन होता है जो कि ऑथराइज होता है किसी भी लॉ में, पर्सन ऑथराइज बाय और अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट, कि वो उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर सके। एंड वो पर्सन भी प्लीडर के अंदर आता है जो कोर्ट की परमिशन से अपॉइंट होता है कि वो उस प्रोसीडिंग में एक्ट कर सके। तो प्लीडर सिर्फ वो पर्सन है जो ऑथराइज है प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड प्लीडर में डिफरेंस होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आगे जो क्लॉज आ रहा है उसमें देखेंगे हम। आर जो है क्लॉज आर, जो कि पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात करता है, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्लॉज है।
जिसमें बताया गया है पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। पुलिस रिपोर्ट हमने पहले भी देखा, पुलिस रिपोर्ट इसमें लिख रखा है मीन्स ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट, जो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है। सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंडर जो पुलिस ऑफिसर जिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है वो पुलिस रिपोर्ट कहलाई जाती है। तो पुलिस रिपोर्ट में मैं दोबारा बता देता हूँ, जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो फॉरवर्ड की जाती है मजिस्ट्रेट को, तो उसको जो है पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज एस, जो कि पुलिस स्टेशन के बारे में बात करता है। पुलिस स्टेशन क्या होगा? पुलिस स्टेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट बता दे कि ये जो है डिक्लेयर कर दे, स्टेट गवर्नमेंट जिसको कि ये पुलिस स्टेशन होगा, उसको जो है पुलिस स्टेशन मान लिया जाएगा। क्लॉज टी प्रिस्क्राइब का मतलब बता रखा है। प्रिस्क्राइब का मतलब है जो कि इस कोड के रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो। आगे क्लॉज यू है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पर्सन जो सेक्शन 24 के अंडर अपॉइंट किया जाता है, एंड वो पर्सन भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है। तो इन जनरल मैं बताऊं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी केस में, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। सेक्शन 24 में हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लॉज है जो कि सब डिवीज़न के बारे में बताता है। सब डिवीज़न मीन्स सब डिवीज़न ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। सब डिवीज़न का मतलब मैं आपको जनरल बता देता हूँ। आपने सुना होगा एसडीएम या फिर एसडीओ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल ऑफिसर जो है, तो वो जो मजिस्ट्रेट या फिर जो ऑफिसर है वो जो सब डिवीज़न में होता है उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल ऑफिसर बोला जाता है। तो सब डिवीज़न जो होता है वो तहसील को कहा जाता है इन जनरल। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज डब्ल्यू, जिसमें समन केस के बारे में बात की गई है। समन केस क्या होता है? समन केस जो कि वारंट केस ना हो वो समन केस होगा। आगे जो है डब्ल्यू ए के पहले हम एक्स डिस्कस करते हैं जिसमें वारंट केस के बारे में बात की गई है। वारंट केस क्या होता है? समन केस तो देख लिया कि जो वारंट केस ना हो। अब वारंट केस से हमको पता चल जाएगा कि समन केस क्या होता है। वारंट केस मीन्स ए केस जो कि ऐसे ऑफेंस से रिलेट करता है जो पनिशेबल हो विद डेथ, जिसकी सज़ा डेथ हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years हो। मतलब वारंट केस उसको कहेंगे जहाँ पर सज़ा क्या है? डेथ है, आजीवन कारावास है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर इम्प्रिजनमेंट है जो कि 2 साल से ज़्यादा की है, उसको वारंट केस बोलेंगे। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज डब्ल्यू ए, विक्टिम, जो कि 2009 में ऐड किया गया था। विक्टिम कौन पर्सन होता है? विक्टिम हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी, जिसका कोई नुकसान हुआ है या फिर जिसको कोई चोट पहुंची हो, एंड उस पर्सन को लॉस या फिर इंजरी, नुकसान या फिर जो चोट है कैसे पहुंची है? बाय रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज पर्सन हैज बीन चार्ज। जो एक्यूज पर्सन है उसने कोई ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन करा है एंड जिसके लिए वो एक्यूज पर्सन जो आरोपी है वो चार्ज है। उस एक्यूज पर्सन पे, उस आरोपी पे जिस एक्ट या फिर ओमिशन की वजह से चार्ज लगा हुआ है, एंड वहाँ से अगर पर्सन को लॉस या फिर इंजरी हुई है तो जिसको लॉस या फिर इंजरी हुई है उसको हम विक्टिम बोलेंगे। इसके बाद लिख रखा है जो एक्सप्रेशन विक्टिम है उसमें हिज और हर गार्डियन और लीगल एयर, जो उसके गार्डियन और लीगल एयर्स वो भी इंक्लूड होंगे। बिल्कुल ध्यान से आप ये याद रख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि विक्टिम में कौन कौन इंक्लूड होगा। उसके गार्डियन और लीगल एयर्स उसके विक्टिम के जो इंक्लूड होंगे। लास्ट जो इसका क्लॉज रह गया क्लॉज वाई, जो कहता है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो यहाँ पर डिफाइन नहीं किए गए, मतलब जिनकी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दी गई, उनकी डेफिनेशन हम इंडियन पीनल कोड से ले लेंगे, उसको हम इस कोड में यूज़ कर लेंगे। सो ये सेक्शन 2 भी हुआ। फिर से मैं बताऊंगा कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्लॉज पूछ लेते हैं सेक्शन 2 में, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। आगे है सेक्शन 3 से लेकर जो सेक्शन 5 है, ये मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, नहीं पूछा जाता इसमें से कुछ भी, इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बट फिर भी पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए इनकी भी। तो पहले सेक्शन 3 पर आते हैं। देखिए सेक्शन 3 में मेनली क्या दिया हुआ है, इसके लिए देखिए समझिए ये बात कि जब भी कोर्ट होती है, जो भी कोर्ट होती है हमारी 2 जगह पे लगती है। CRPC में क्या बता रखा है कि मेनली 2 जगह पे कोर्ट होती है। एक तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में, दूसरी जो है प्रैक्टिकली मैं बोलूँगा और डिस्ट्रिक्ट ही होता है या फिर कोई सब डिवीज़न होती है। तो कहीं मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन के बारे में बताया हुआ है कि जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऊपर हो जाए वो मेट्रोपॉलिटन एरिया, अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक तो कोर्ट ऑफ सेशन होता है जिसमें जो है सेशन जज होंगे, एडिशनल सेशन जज होंगे, असिस्टेंट सेशन जज होंगे, एक तो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, और एक होती है मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट जिसको जो है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है।
एंड जो वहाँ उस कोर्ट में मजिस्ट्रेट होता है उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। वहीं कहीं मेट्रोपॉलिटन एरिया से अलग कहीं पर कोर्ट लगती है, प्रैक्टिकली हम बोले तो वो डिस्ट्रिक्ट ही होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया से अलग। तो कहीं मेट्रोपॉलिटन एरिया से अलग कोर्ट लगती है उसको कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाता है। एंड जो उसमें मजिस्ट्रेट होता है उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाता है। उनमें होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पर वहीं मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एंड वही जो है सेक्शन 3 में बात की गई है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है मजिस्ट्रेट शैल बी कंस्ट्रूड अनलेस द अदरवाइज कंटेक्स्ट रिक्वायर्स, मतलब कि कंस्ट्रूड मतलब कि अंडरस्टैंड किया जाएगा। कैसे अंडरस्टैंड किया जाएगा मजिस्ट्रेट वर्ड को? एक क्लोज का सब क्लोज 1 कह रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा मजिस्ट्रेट को। सेकंड सब क्लोज कह रहा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। बी क्लोज कह रहा है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास बोला जाएगा। और इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। सी क्लॉज क्या कह रहा है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। एंड सेकेंड सब क्लॉज कह रहा है कि और किसी एरिया में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बोला जाएगा। आगे डी क्लॉज कह रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन एरिया में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। आगे सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट को मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। थर्ड सबसेक्शन कह रहा है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फिर चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। और लास्ट की मेट्रोपॉलिटन एरिया में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। तो यही जो है सिर्फ यही बातें कह रहा था ये अभी तक सबसेक्शन 3 तक, क्योंकि जब CRPC है उसमें काफ़ी बार अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना बोलकर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बोला जाता था, अब बोला जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये अमेंडमेंट्स होने के बाद तो यहाँ इसलिए रिलेशन बता दिया, इसलिए कंस्टिट्यूट कर दिया कि किसको किस नाम से बुलाया जाएगा। सबसेक्शन 4 थोड़ा सा मैं कहूँगा जानने की ज़रूरत है आपको। सबसेक्शन 4 सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। वैसे ये कह रहा है कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं एंड कौन से जुडिशियल मैटर्स हैं, कि कौन से मैटर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेगा एंड कौन से मैटर्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखेगा। ये कह रहा है फर्स्ट इसका क्लॉज कह रहा है कि जो शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस से रिलेटेड हैं या फिर पनिशमेंट, पेनल्टी, डिटेंशन इन कस्टडी में रखना, इससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल से रिलेटेड है, वो कौन देखेगा? वो एक्सरसाइज करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एंड बी क्लॉज कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है या फिर एग्जीक्यूटिव इन नेचर है, जैसे कि लाइसेंस ग्रांट करना, कैंसिल करना लाइसेंस को, या फिर सैंक्शनिंग करना, अथॉरिटी देना प्रोसिक्यूशन का, तो ये या फिर विड्रॉइंग करना उसे, ये जो सब चीज़ें हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखेगा। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चैप्टर 2 में हम अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है अच्छे से ये समझ आएगा। आगे है सेक्शन 4 जिसकी हेडिंग है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉ। तो ट्रायल जो है तो इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है कि जो भी ऑफेंस इंडियन पीनल कोड में कमिट होते हैं, जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं इंडियन पीनल कोड में, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और जो उसका ट्रायल चलेगा वो इसी कोड के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है ना, कोई चोरी कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, ये कोई भी ऑफेंस कर रहा है जो इंडियन पीनल कोड में दिया गया, तो उससे जो है CRPC के प्रोविज़न डील करेंगे। इन्वेस्टिगेशन भी या फिर ट्रायल, उसको जो ट्रायल चलेगा वो भी CRPC के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चलेगा। सेकंड सबसेक्शन क्या कह रहा है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी लॉ, एंड दूसरे लॉ में कोई ऑफेंसेस दिए गए हैं। दूसरे लॉ कौन से हो सकते हैं? NDPS, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो गया, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया। तो इन सब में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं वो भी CRPC के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, वहाँ पे फिर ट्रायल चलेगा उन सभी ऑफेंसेस का भी। अगर उन एक्ट्स में जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं, उन लॉ में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, वो भी CRPC के अकॉर्डिंग ही उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल चलेगा। बट सब्जेक्ट टू एनी एनैक्टमेंट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द मैनर और प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इंक्वायरी इनटू ट्राइंग और अदरवाइज। CRPC के अकॉर्डिंग तो चलेगा सब कुछ, पर वहाँ पर एनेक्टमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर किसी एनेक्टमेंट में, किसी स्पेशल लॉ में, किसी अदर जो लॉ है उसमें अगर ये बता दिया कि पर्टिकुलर इस ऑफेंस के लिए इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चलेगी या फिर इस मैनर में ये काम होगा, तो वहाँ पर उस जो एक पर्टिकुलर वे बता दिया गया, तो CRPC के प्रोविजंस वहाँ अप्लाई नहीं होंगे। CRPC प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू दीज एनेक्टमेंट्स। आगे है सेक्शन 5 जो कि सेविंग के बारे में बात कर रहा है कि नथिंग कंटेन इन दिस कोड, जो भी इस कोड में दिया गया है
तो जो भी इस कोड में सीआरपीसी में जो दिया गया है वो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। जो इस टाइम पर फोर्स में है या फिर कोई स्पेशल जुरिसडिक्शन है, स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर है, उसको इफेक्ट नहीं करेंगे इस कोड के प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी। पर अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन लिखा हुआ है उस स्पेशल या फिर लोकल लॉ में कि ये जो लॉ है ये डील होगा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, ये लिख दिया गया, तब वहाँ पर सीआरपीसी के प्रोविजंस अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कोई भी एक्ट है, मान लीजिए एनडीपीएस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, पॉक्सो एक्ट है, वहाँ पर किसी ऑफेंस में लिख रखा है कि सीआरपीसी से डील होगा, तब तो सीआरपीसी से डील हो जाएगा। पर उसका स्पेशल प्रोविज़न बताया हुआ है तो वो स्पेशल उसी अकॉर्डिंग ही डील होगा। अगर नहीं बताया हुआ कुछ तो सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो उन स्पेशल लॉ को, उस एक्ट को इफेक्ट नहीं करेंगे। यही यहाँ पर बात की गई है। सो यही था आज के लिए हमारा चैप्टर 1 जो है सीआरपीसी का कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ये सभी सेक्शन समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा सीआरपीसी की। एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।